fluid and electrolyte imbalance. Okay, body fluid compartments. We have cells. हमारी body में cells हैं and these are the blood vessels. Okay, so यहाँ पर blood vessels हैं ये, जिसके अंदर blood move करता है और हमारे पास ये cells हैं. Okay, and we also have space between the cells and blood which is known as interstitial space. So body के जो fluid के compartments हैं उनको 3 parts में divide कर दिया जाता है. In your extracellular जो कि cell के बाहर है, this is extracellular. Okay, now the one is intracellular जो कि cell के अंदर है, so this is intracellular and this is extracellular. ये extracellular 2 parts में divide हो जाता है, interstitial and intravascular. interstitial वो होता है जो कि lymphatic system, right? तो extra space between the blood vessels and between the cells, so this is the extra space, interstitial. and intravascular जो कि आपका vessels के अंदर होता है. इंट्रासेलुलर के अंदर 70% फ्लूइड की मात्रा पाई जाती है, 70% इनसाइड द सेल्स. एक्स्ट्रा सेलुलर का टोटल बोलूं तो बच गया 30%, द रिमेनिंग 30%. नाउ दिस 30% इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. मैक्सिमम इज इंटरस्टिशियल एंड द मिनिमम इज इंट्रावास्कुलर. और आप लोगों को पता है 6 लीटर 5 से 6 लीटर हमारा इंट्रावास्कुलर फ्लूइड होता है. So just imagine कि 6 लीटर फ्लूइड सिर्फ 6% वेट कैरी कर रहा है. Yes. So the remaining will be intracellular. Extracellular का कौन सा वाला हिस्सा? Interstitial. So guys, we have intracellular inside the cells. We have extracellular outside the cell, which is of 2 types. The number one is interstitial, in between cell and blood vessels, and intravascular, which is inside the blood vessels. Next we have some transport system. जो सबसे पहला transport system है that is diffusion. So guys, diffusion particularly हमारे cells fluid करता है, लेकिन वो fluid अपने आप काम करते हैं, अपने आप. Okay, for example ग्लूकोज, स्टेरॉइड, रिमेंबर डायरेक्ट एंटर कर रहा था, फार्मा में पढ़ा था. आयंस, कुछ आयंस जो क्या करते हैं डायरेक्ट एंटर कर रहे हैं. तो डिफ्यूजन 2 प्रकार की होती है, नॉर्मल सिंपल डिफ्यूजन. सो वी हैव सिंपल डिफ्यूजन एंड वी हैव फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन is particularly normally the fluid is coming inside, going out, coming inside, going out. For example, oxygen, carbon dioxide, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं. Simple diffusion from high concentration to low concentration. Okay, there is a movement of ions, but these are non-charged ions. Negatively charged? No. पॉजिटिवली चार्ज? नो नेगेटिव, नो पॉजिटिव. इन ऐसी चीजें जिनके ऊपर किसी प्रकार के चार्ज नहीं पाए जाते हैं, वो लोग आपका डिफ्यूजन करते हैं. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी लगती है, ताकत लगती है. उनके स्पेशल उनके चार्जेस होते हैं, स्पेशल उनके स्पेस होता है. लाइक फॉर एग्जांपल so this is a phospholipid, this is a facilitated diffusion. Normally ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एक्सचेंज हो रही थी, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशली एक चैनल होता है जहां से वो मूव करते हैं. इज दैट क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट ऑस्मोसिस. सो गाइस, ऑस्मोसिस की अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हैं ऑस्मोसिस में पर्टिकुलरली आपकी एक मेम्ब्रेन होती है एंड दैट इज योर सेल की मेम्ब्रेन. एंड दैट सेल is basically the membrane basically only give permission to ions, high ions, negatively charged, positively charged. तो वो उन ions को क्या करता है? परमिशन देता है.
सॉल्यूट्स को परमिशन देता है। सो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करती है, आप देख सकते हो, लो सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, लो सॉल्यूट है, लो सॉल्यूट। सो लो सॉल्यूट, अब ये मेम्ब्रेन क्या बोल रही है कि भाई यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है, तो किसका मूवमेंट होगा, सिर्फ पानी का। ऑस्मोसिस में ओनली एंड ओनली किसका मूवमेंट होता है, वाटर। जबकि आपके डिफ्यूजन में किसका मूवमेंट होता है, सॉल्यूट्स। और ऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट होता है, वाटर। बट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर लो सॉल्यूट्स हैं, सॉल्यूट्स कम है, पानी ज्यादा है, तो पानी यहां से मूव कहाँ कर गया, इधर, और क्या बन गया, डिल्यूजन। इज दैट क्लियर एवरीवन? डोंट वरी, इट्स एब्सोल्युटली ओके, आपको अपने आप लेक्चर के एंड तक समझ में आ जाएगा। So let me divide it one more time, differentiate. Diffusion is basically movement of solutes from from high concentration to low concentration. And your osmosis is movement of fluid water from low concentration to high concentration. Diffusion and osmosis both are different. Diffusion mostly takes place because of, with respect to oxygen, carbon dioxide, glucose, but osmosis only takes place with respect to fluid, water. Clear? Perfect. Let's move on. What is filtration? फिल्ट्रेशन का यहाँ कुछ खास लेना देना नहीं है। फिल्ट्रेशन बस ये बोलता है कि अगर आप एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दो तो जितना भी हाई सोल्यूट है वो सारा पीछे रह जाएगा और वाटर क्या चला जाएगा आगे। यही मैकेनिज्म यूज किया जाता है वाटर प्यूरिफायर्स में, फिल्ट्रेशन। सो फिल्ट्रेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर dissolved materials through a membrane from an area of higher pressure to an area of lower pressure. Is that clear? Perfect. Next, who maintain this water balance? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बॉडी में कौन मेंटेन कर रहा है हमारे फ्लूइड्स को, वाटर को कौन मेंटेन कर रहा है? सो गाइस, आई हैव 4 नेम्स. The number 1 name is ADH. The number 2 name is aldosterone. The number 3 name is ANP. The number 4 name is BNP. These 4 things are maintaining your fluid balance in the body. These 4 things. But मैं ऐसे एकदम से आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को इसके बारे में पता है बहुत अच्छी बात है। But now let me clarify one by one. So guys, ADH, aldosterone, ये दो जो टर्म्स हैं वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम के चैप्टर से निकल कर आती है। तो चलते हैं एंडोक्राइन के अंदर और देखते हैं ये दोनों चीजें क्या हैं। लेकिन सुपरफिशियली बता दूं पहले मैं, ADH, फुल फॉर्म ऑफ ADH इज एंटी डायरेटिक हार्मोन, ओके, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम में है। Aldosterone, it's a hormone released by adrenal cortex of your adrenal gland, which is also the part of endocrine system. And the third we have is ANP and BNP. So guys, basically अगर मैं बताऊं आपको ANP और BNP के बारे में, nitric peptides, these ANPs and these BNPs will tell will tell the kidney and will tell the aldosterone, will tell the ADH, आपने बहुत काम कर लिया, अब रुक जाओ. So ADH and aldosterone will work to increase the fluid, and ANP and BNP will work to stop that fluid mechanism ki ruk jao, now there is no need of any fluid. So it's a balance. There is a balance between ADH, aldosterone and ANP and BNP. कहाँ से रिलीज हुए, क्या क्या किया, एनाटॉमी फिजियोलॉजी. लेट्स मूव ऑन. So guys,
सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, एंडोक्राइन सिस्टम आप पढ़ेंगे आने वाले कुछ टाइम में. सो लेट मी शो यू द मेन पॉइंट, दैट इज, सबसे पहले मैं बात करती हूँ एडीएच के बारे में. ओके, सो गाइस, क्या आप यहाँ पे वेसोप्रेसिन देख पा रहे हो? दिस वेसोप्रेसिन, this is the another name of ADH. Okay, so vasopressin या ADH, posterior pituitary. अब ये क्या चीज है? So guys, मैं आपको बता देती हूँ, this is your hypothalamus. Okay, so we have hypothalamus जो रिलीज करता है hormones, a lot of hormones, a lot. बट मेरे काम का कौन है इस वक्त? ADH, antidiuretic hormone. So hypothalamus is the organ which releases antidiuretic hormone. Now this antidiuretic hormone will go into the posterior pituitary with the help of neurosecretory cells and it stores into posterior pituitary. So अब ये posterior pituitary में store होगा. Okay, so the pituitary, this is your pituitary. Okay, posterior pituitary. तो क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ storage. So the ADH is released from your hypothalamus and stored in posterior pituitary. Next hormone क्या था? ADH. So now let's see. Next, hypothalamus give the signals to anterior pituitary. तो कभी भी storage hormones की कभी भी एंटीरियर पिट्यूटरी में नहीं होती है, पीछे वाली पिट्यूटरी में हमेशा स्टोरेज होती है. आगे वाली पिट्यूटरी के साथ हाइपोथैलेमस का कनेक्शन, रिश्ता किससे जुड़ा हुआ है? ब्लड से. So the hypothalamus will release some hormones. Now the anterior pituitary will get these hormones from the hypothalamus. Now the anterior pituitary will release their own hormones. So the anterior pituitary, so now the hypothalamus will release corticotrophin releasing hormone. Corticotrophin releasing hormone, CRH. Corticotrophin releasing hormones. These hormones will go to the pituitary, the anterior pituitary. Now the anterior pituitary will release one hormone named as adrenocorticotrophin hormone. Adrenocorticotrophin hormone, ACTH. So now this hormone will going to release aldosterone. So meanwhile क्या बोला हमने अभी तक? हाइपोथैलेमस रिलीज करता है वेसोप्रेसिन ADH को, जो कि फर्दर आपके जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, जहां पे जाके वो स्टोर होता है. फिर आपका हाइपोथैलेमस रिलीज करता है CRH, corticotrophin releasing hormone. Now this hormones will go into your anterior pituitary and anterior pituitary will release its own hormones. Okay, and these hormones are known as ACTH, that is adrenocorticotrophin hormones. These hormones will release aldosterone. How? Let's see. तो सबसे पहले मैं चलती हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड के, सॉरी पिट्यूटरी के पास, नॉट एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास. सो गाइस, अब मैं आ चुकी हूँ एंटीरियर ग्लैंड के पास. एंटीरियर ग्लैंड. ओके, सो दिस इज द एंटीरियर ग्लैंड. नाउ दिस एंटीरियर ग्लैंड हैज टू पार्ट्स, cortex and medulla. Anterior adrenal, okay. Adrenal gland has two parts, cortex and medulla. The cortex is the outer part of the gland. The medulla is the inner part of the gland. So the hypothalamus released CRH. Then after CRH released, give the signal to the anterior pituitary, and anterior pituitary released ACTH. This ACTH then after went to kidney, and in the kidney this structure out, just upward, ऊपर बिल्कुल किडनी के ऊपर की तरफ, anteriorly upper portion, there is a adrenal gland. इस adrenal gland के अंदर जाकर ACTH ने क्या किया? एड्रीनल कोर्टेक्स को एक्टिवेट किया और एड्रीनल मेडुला को एक्टिवेट किया. जब उसने एड्रीनल कोर्टेक्स को एक्टिवेट किया तो कोर्टेक्स के
तीन हिस्से हैं, जोन ऑफ रेटिकुलरिस, जोन ऑफ फेसिकुलेटा, जोन ऑफ ग्लोमेरुलेटा, three zones. So we have three zones. We have three zones in the cortex. Okay? तो इस ACTH ने क्या किया, ये ACTH जाकर किडनी के ऊपर एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास जाकर कॉर्टेक्स को बोलता है कृपया करके तीन हार्मोन रिलीज कीजिए, सॉल्ट, सेक्स, शुगर। सॉल्ट एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यानी कि आपके एल्डोस्टेरोन। Number 2, sugar, glucocorticoids, release cortisol. 3, sex, release androgens. Okay? तो कॉर्टेक्स के तीन काम होते हैं, सॉल्ट, शुगर एंड सेक्स। सॉल्ट मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मीन्स aldosterone, I'm so sorry, adrenocorticosteroids. Okay, let me show you. So we have functions. So let me show you the functions. So we have three parts. One is salt, which is mineral salt. तो ये क्या रिलीज करेगा, एल्डोस्टेरोन। नंबर 2, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी शुगर, क्या रिलीज करेगा, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरोन। नंबर 3, सेक्स, क्या रिलीज करेगा, एंड्रोजन्स। ये तीन चीजें किसने रिलीज करी गाइस, ये तीन चीजें रिलीज की हैं कॉर्टेक्स ने, किसके प्रेजेंस में, ACTH के प्रेजेंस में। बट मुझे इस वक्त कौन चाहिए, सिर्फ मुझे इस वक्त चाहिए एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन इज रिलीज। नाउ लेट्स गो बैक, लेट्स टॉक अबाउट एल्डोस्टेरोन नाउ। सो गाइस, इस ADH is released from hypothalamus, stored into posterior pituitary and then after released into the body. Aldosterone is developed from mineralocorticoid, which is a part of adrenal cortex, which is a part of adrenal gland, which is activated because of ACTH, which was released from anterior pituitary, which was stimulated from hypothalamus with the help of CRH. So hypothalamus, anterior pituitary, ACTH रिलीज किया, ACTH ने एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर काम किया, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर कॉर्टेक्स था, 3 सेल थे, एक सेल था मिनरलोकॉर्टिकॉइड, उसके ऊपर काम किया और एल्डोस्टेरोन को रिलीज किया। Now the point is, what is the function of ADH and what is the function of aldosterone? Guys, there is a difference between ADH and aldosterone. Is ADH only works on water, that observes water, खींचता है पानी को, जबकि एल्डोस्टेरोन पानी को ही नहीं सोडियम को भी खींचता है। So ADH पानी को खींचता है, एल्डोस्टेरोन नॉट ओनली वाटर बट ऑल्सो सोडियम and also excrete out potassium. ओके और ये एल्डोस्टेरोन कहाँ काम करता है, आपकी किडनी के DCT के ऊपर काम करता है। DCT में एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। जैसे ही बॉडी एल्डोस्टेरोन रिलीज करती है, ये एल्डोस्टेरोन आपके किडनी के DCT के ऊपर जाके बैठ जाते हैं और किडनी को बोलते हैं भाई सारा पानी बॉडी में वापस लो, पोटेशियम को बाहर निकालो, चलो बाहर। तो सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है वो इस प्रकार से काम करता है। नाउ लेट्स गो मोर डीपर इनटू दिस। सो गाइस, दिस इज अ RAS सिस्टम, RAAS, RAS सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे ही हार्ट को पता लगा कि किसी प्रकार का ब्लड वॉल्यूम नहीं आ रहा बॉडी में, बॉडी बेचारी बहुत स्ट्रगल कर रही है, देयर इज नो फ्लूइड, सो बॉडी किडनी को बोलती है अरे कुछ करो, फ्लूइड को वापस लो, यूरिन के थ्रू मत निकालो, वापस लो। तो किडनी में आपके JGA सेल्स होते हैं, juxtaglomeralar cells। juxtaglomeralar cells, JGA cells रिलीज करते हैं रेनिन, एंड दिस रेनिन इज बिग डील। यही रेनिन इकलौता है जो कि पानी को बढ़ा रहा है। रंजना, किसी की किडनी खराब होगी तो क्या रेनिन बनेगा, क्या उसकी बॉडी फ्लूइड को मेंटेन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, राइट। सो किडनी वाले चैप्टर में भी आप क्या पढ़ोगे, यही
एंडोक्राइन चैप्टर में भी क्या पढ़ोगे यही। सो रेनिन रिलीज कर दे किडनी ने, फिर लीवर कहता है अरे मैं क्यों पीछे रहूं। इस रेनिन की प्रेजेंस में लीवर एंजियोटेंसिनोजन को रिलीज करता है। किसे रिलीज करता है? एंजियोटेंसिनोजन। ये एंजियोटेंसिनोजन इस रेनिन की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिनोजन 1 में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन। सो अब ये एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होना है। ओके, सो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इस एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन ये ACE कहां से आया गाइस? लंग्स। आपने फार्मा पढ़ी है राइट, और आपको याद नहीं आ रहा रंजना, गो बैक एंड रीड रेस्पिरेटरी के फार्माकोलॉजी। उसमें मैंने बताया था कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम हमारे लंग्स रिलीज करते हैं, और अगर आपने एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ब्लॉकर्स दे दिए तो बीपी कम करने के लिए दे दिए आपने AC इनहिबिटर्स, तो उस पेशेंट को क्या होगा? कफ होगा। क्यों? क्योंकि ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ब्रैडीकाइनिन को शांत कर कर रख रहा था लंग्स में। लेकिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम अगर आप ब्लॉक कर देते हो ताकि बीपी ना बढ़े, क्योंकि ये चीजें क्या कर रही है? फ्लूइड को बढ़ा रही है। तो मैं नहीं चाहती कि बीपी बढ़े, तो मैं किसको ब्लॉक करती हूँ? ACE इनहिबिटर्स में देती हूँ। लेकिन इसकी वजह से पेशेंट को खांसी होती है, नैगिंग कफ। ओके, रैनिप्रिल वाले ड्रग्स रिमेंबर, ध्यान से जाके दोबारा पढ़ना। सो गाइस, किडनी जैसे ही बीपी लो हुआ, हार्ट को लगा कि भाई फ्लूइड नहीं है, तो किडनी ने क्या किया? रेनिन रिलीज किया। रेनिन ने लीवर के एंजियोटेंसिनोजन के प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 1 को बना दिया, और फिर लंग्स की प्रेजेंस में ये एंजियोटेंसिनोजन 2 में कन्वर्ट हो गया। और इन्होंने ऐसा काम किया कि बॉडी का जो बीपी लो था, जो फ्लूइड लो था, उसको क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अब कैसे बढ़ाया? नंबर 1, वैसो कंस्ट्रिक्शन करके बढ़ाया। क्या करके बढ़ाया? वैसो कंस्ट्रिक्शन करके बढ़ाया। So angiotensin 2 is responsible for vasoconstriction to increase the blood volume, to increase the pressure, ताकि पूरी बॉडी में ब्लड क्या करे? घूम सके। नेक्स्ट, एल्डोस्टेरोन, यानी कि एंजियोटेंसिन 2 कहाँ जा रहा है? किडनी के पास, एड्रिनल ग्लैंड्स के पास, एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास, मिनरलोकॉर्टिकॉइड के पास, कि क्या रिलीज कर सके? एल्डोस्टेरोन। क्या करेगा एल्डोस्टेरोन? पानी के लेवल को बढ़ाएगा, सोडियम के लेवल को बढ़ाएगा, पोटेशियम को बाहर करेगा। नेक्स्ट, और क्या करेगा? थर्ड फंक्शन इज स्टिमुलेट थर्स्ट, प्यास बढ़ाएगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके? पानी पी सके। इज दैट क्लियर? परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट, तो जब भी बॉडी का फ्लूइड कम हो जाता है तो हमारा हाई प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। यानी नॉर्मल अगर पानी है, नॉर्मल अगर फ्लूइड है, तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स है, नॉर्मल सॉल्यूट्स है। लेकिन अगर पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो अब जो चीज 500 ml में थी, 100 सॉल्यूट थे 500 ml में, अब 20 ml में कितने हैं? 100 सॉल्यूट। तो इसका मतलब क्या है? ऑस्मोलैरिटी क्या है? बढ़ गई। कंसंट्रेशन क्या हो गई? बढ़ गई। ओके, सो हाई प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी हो जाती है अगर फ्लूइड क्या है? कम है, और सॉल्यूट्स क्या है? ज्यादा है। तो गाइस, कभी भी इस टर्म को लेके कंफ्यूज मत होना। हाई प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, सॉल्यूट्स ज्यादा है, वॉल्यूम कम है। नेक्स्ट, नंबर 2, हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्ड। तो जैसे ही बॉडी में फ्लूइड कम हो जाता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? एक्टिवेट। क्या रिलीज करेगा? ADH। ओके, सो मैंने क्या बोला था? एल्डोस्टेरोन पानी ही नहीं, सोडियम के ऊपर भी काम करता है। लेकिन आपका हाइपोथैलेमस ADH किस पे काम करता है? सिर्फ और सिर्फ पानी पे, फ्लूइड्स पे। ओके, सो ओस्मोरिसेप्टर्स पाए जाते हैं हाइपोथैलेमस में,
जैसे ही उन्हें फील होता है कि बॉडी में फ्लूइड की मात्रा कम हो चुकी है, वो वैसे ही एडीएच को क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली रिलीज, और हमारी थर्स्ट को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और हाइपोथैलेमस ओस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा एडीएच को रिलीज करते हैं, और बॉडी क्या करती है, फिर फ्लूइड्स को बढ़ाती है। नेक्स्ट, it also work on kidney. So ADH cause the distal convoluted tubule to reabsorb water, not sodium, but water. Water is put back into the bloodstream, not excreted by a urine. And last is the water retention. और फिर मेरी बॉडी क्या करती है, वाटर को रिटेन करती है. So water is retained in the blood. This adds water to plasma, correcting the fluid volume deficit, lowering the plasma osmolality to the normal. Is that clear, everyone? Yes, guys, is that clear? Perfect. Now, the next point is how we prevent or how we can stop this mechanism. बॉडी अगर पानी भरती चली जाएगी तो उसे कोई रोकेगा नहीं, तो बॉडी तो फ्लूइड ओवरलोड में चली जाएगी. इसीलिए गाइस, हाउ वी प्रिवेंट द बॉडी टू अवॉइड फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड, with the help of two factors. The number one is natriuretic peptides, ANP and BNP. So now let's talk about ANP. Atrial natriuretic peptide hormone released on the walls of atrial walls. For example, जो मेरा नॉर्मल हार्ट है उसका जो राइट साइड है, जो पूरा बॉडी का वीनस रिटर्न अपने राइट साइड रखता है, उसमें से वो रिलीज होता है. तो जैसे ही फ्लूइड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी, मेरी बॉडी का जो एएनपी है वो रिलीज होगा और हार्ट को बोलेगा कि भाई बहुत फ्लूइड आ रहा है, तो एएनपी रिलीज करो. तो जो मेरी वॉल्स हैं, एट्रियल की जो वॉल्स हैं, वो क्या करती है, सिग्नल रिलीज करती है एएनपी, जिसकी मदद से आगे जाके क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो फ्लूइड इनको सिग्नल करेगी ऊपर एडीएच और एल्डोस्टेरोन को कि स्टॉप स्टॉप स्टॉप. ओके, सो हार्मोन रिलीज बाय द हार्ट सेल ड्यू टू द आर्टरियल वॉल स्ट्रेचिंग. दूसरा जो हार्मोन होता है दैट इज बीएनपी, ब्रेन नाइट्रेटिक पेप्टाइड. ये तब रिलीज होगा जब वेंट्रिकल के वॉल्स में बहुत सारा फ्लूइड आना स्टार्ट हो जाएगा. तो जैसे ही आपका बहुत ज्यादा फ्लूइड बनना स्टार्ट हो जाएगा वेंट्रिकल्स में, एट्रियम्स में नहीं, वेंट्रिकल्स में, तो आपकी बॉडी क्या करती है, काम करती है अगेंस्ट किसके, एंजियोटेंसिन 2. किसने रिलीज किया इसको, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने. ये क्या करने वाला था, ये एल्डोस्टेरोन, एडीएच, रेनिन, इन सब के ऊपर काम करने वाला था. तो बीएनपी ने क्या किया, सब कुछ शट डाउन कर दिया. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, everyone, is that clear? Perfect. So this was a balance of fluids. Now let's move on with the lab values. Okay, CBC, ABG, BMP, coagulation profile, lipid panels, drug levels, CBC. तो ये सब क्या होते हैं हमारे lab values. These all are lab values. Okay, now let's talk one by one. CBC, RBC, WBC और प्लेटलेट होते हैं. ABG, आर्टेरियल ब्लड गैस सैंपलिंग. BMP, ये बेसिकली किडनी फंक्शन, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. कोगुलेशन, PT, INR, APTT. लिपिड प्रोफाइल, LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ये सब, और ड्रग लेवल्स. तो लेट्स स्टार्ट विद द CBC. कंप्लीट ब्लड काउंट, दैट इज योर CBC. RBC कितना होता है रंजना नॉर्मल, 4.5 to 5.5 मिलियन.
WBC 5,000 to 10,000, प्लेटलेट्स 1,50,000 से लगभग 4 लाख के आसपास, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया लो प्लेटलेट काउंट, ल्यूकोसाइटोपिनिया लो WBCs। आपके कल टेस्ट का पहला क्वेश्चन क्या था? WBC था आंसर, बट वहां पर क्या लिखा था? ल्यूकोसाइट, तो आंसर क्या बन गया था? ल्यूकोसाइट्स। तो ध्यान रखना WBCs ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट हीमोग्राम एंड हीमेटोक्रिट, HB फीमेल्स में 12 से 16, मेल्स में 14 से 18, hematocrit 37 to 47, hematocrit male में 42 to 30, 52% hematocrit. And guys remember this can vary according to the hospital policy. तो कभी भी एनक्लेक्स में बिल्कुल पॉइंट की रेंज नहीं आती है, काफी ड्रास्टिक चेंज वाली रेंज आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कोई भी छोटी सी रेंज पकड़ा देंगे वो, नहीं, लगभग वो लिखेंगे 10 ग्राम या वो लिखेंगे 20 ग्राम, ऐसा बड़ा फ्लक्चुएशन वो देते हैं। जबकि नॉर्सेट में पॉइंट्स पे देते हैं वो लोग, पॉइंट में। तो लेकिन एनक्लेक्स में ऐसा नहीं होता है, वो बड़ी रेंज आपको, काफी बड़ी रेंज डिफरेंस, जैसे कि एल्ब्यूमिन का आपको दिया था 2 पॉइंट, भाई 5 होता है, 5 कहाँ 2 पॉइंट कुछ, तो इसीलिए उसका आंसर एल्ब्यूमिन था। ओके, सो रेंज जो होती है वो काफी वाइड होती है। कोगुलेशन, नॉर्मल जो पीटी होता है, जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है हमारा, जो कि बिना किसी दवाई खाने के वक्त नॉर्मल जो लेवल होता है वो 10 से 12 सेकंड का होता है नॉर्मल। और अगर कोई किसी का INR आप चेक कर रहे हो नॉर्मली, सो दिस इज इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, तो वो लेस देन 1 होती है। ओके, इट्स अ डिवीजन। लेकिन अगर कोई वार्फ खा रहा है तब उसका जो INR का लेवल है वो फ्लक्चुएट करेगा, देन द INR विल बी लाइक 2 to 3। अगर 2 से कम है, वार्फ खाने के बावजूद भी 2 से कम है, तो इसका मतलब है कि क्लॉटिंग जो है वो हो रही है, आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन अगर 3 से ज्यादा है तो मतलब आपको डोज डिक्रीज करनी पड़ेगी, हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव APTT। नॉर्मल APTT का लेवल होता है दैट इज एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोसाइटोप्लास्टिन टाइम, 30 to 40 second is the normal level without any medications. But with heparin, the APTT level will be, fluctuate. It will be like 1.5 to 2.5 into times. मतलब वो 1.5 या 2 गुना ज्यादा हो जाएगी। तो 30 से 60 और 40 से 90, तो 40 और 90 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है रेंज। अगर कोई थेरेपेटिक लेवल में, अगर कोई हेपारिन कोई ले रहा है, तो कोई हेपारिन ले रहा है तो आपकी रेंज फ्लक्चुएट कर सकती है, एंड दैट इज अ नॉर्मल थिंग। सो नॉर्मल थिंग, कोई हेपारिन ले रहा है उसका एपीटीटी का रेंज कितना होगा? 40 to 90। और कोई वार्फ खा रहा है तो उसका INR का रेंज कितना होगा? 2 से 3 होगा। That's okay, that's normal, no problem. Next guys, we have electrolytes के levels. So guys, we have 2 more kind of pressures, hydrostatic and oncotic pressures. So this is a blood vessel. Okay, so this is the blood vessel. ब्लड वेसल में RBC भी है, बहुत कुछ है, एल्बुमिन्स, बहुत कुछ है। जो फ्लूइड धक्का देता हुआ जा रहा है आगे, वो कहाँ जाना चाह रहा है रंजना? जहां रास्ता मिले वो वहां जाना चाह रहा है। तो अगर यहाँ छेद होगा तो इस होल से बाहर आ सकता है, यस आ सकता है, क्योंकि प्रेशर है अंदर। दैट प्रेशर इज नोन एज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, द प्रेशर विच इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ द फ्लूइड की फोर्स की वजह से जो प्रेशर बन रहा है अंदर, जो बस उसको धक्का दे रहा है बाहर, दैट इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। गाइस इसे डीपली हम रीनल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, कितना होता है, क्या रेंज रहती है, वो सब हम रीनल वाले चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट वी हैव ऑन्कोटिक प्रेशर। तो ऑन्कोटिक प्रेशर ज्यादातर डेवलप किया जाता है बिकॉज ऑफ एल्बुमिन्स। और एल्बुमिन जो होते हैं उनका काम होता है, भाई तू इधर ही रुक, मेरे साथ चिपक के रह। फ्लूइड को एल्बुमिन क्या बोलता है? मेरे साथ चिपक के रह, क्योंकि एल्बुमिन क्या है? कंसंट्रेटेड, और कंसंट्रेशन वाली चीज हमेशा अपने साथ क्या रखती है? चिपका के। तो ऑन्कोटिक प्रेशर जो होता है वो ये बोलता है कि आप यही रहिए, कहीं मत जाइए। तो वो फ्लूइड को ब्लड वेसल में रोक कर रखता है। सो ऑल्सो कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका दूसरा नाम क्या है? कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। सो इट्स पुलिंग फोर्स ऑन वाटर क्रिएटेड बाय द प्रोटीन कॉल्ड एल्बुमिन। तो ये पुलिंग, खींच रहा है, भाई तू इधर ही रह, तो ये उस फ्लूइड को खींच रहा है और बोल रहा है आप यहाँ रहिए। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर
बाहर को धक्का देता है, जबकि ऑन्कोटिक प्रेशर अंदर को धक्का देता है कि भाई तू अंदर ही रह. Okay, now let's see. So now let's see the extracellular and intracellular range. Intracellular को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लर्न कर सकते हो तो कर लेना. So now let's see the electrolytes. Active chemicals with negative and positive charges. तो मैंने क्या बोला था, जिन भी चीजों के ऊपर चार्ज होता है वो क्या मेथड यूज करते हैं अपने आप को इधर उधर करने के लिए? ऑस्मोसिस. जिनके ऊपर भी चार्ज होते हैं वो लोग क्या करते हैं? यूज ऑस्मोसिस. लेकिन बस मूव कौन होगा? फ्लूइड. फ्लूइड मूव होगा, यू नो, द फ्लूइड विल मूव. कैटाइंस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज. सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. और अनाइंस क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज. क्लोराइड्स, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट. चलो, now let's learn the normal levels. Sodium 135 to 145, potassium 3.5 to 5, calcium maybe 3 to 5 milliequivalent, magnesium 2 to 3 milliequivalent, chloride 103 milliequivalent, bicarbonate 28, so it's like 22 to 28, phosphates 4 milliequivalent, and sulfates 1 milliequivalent, osmolality 281. जो कि इंट्रासेलुलर भी सेम होती है. इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर सेम, द ऑस्मोलैरिटी विल रिमेन सेम, बट बाकी सारी चीजें क्या हैं? डिफरेंट हैं. तो अगर आप इन्हें लर्न कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि एनक्लेक्स के फेवरेट क्वेश्चंस है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस से. बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं. सो प्लीज लर्न दिस रेंज, learn the range, because we are the one who are dealing with the fluids, we are the one who are dealing with the ABGs, we are the one who are dealing with, you know, normal saline, dextrose, so we should know this chapter very well, and this chapter is the basics of your medical surgical, so just be aware. Next, BUN, normal level 5 to 20, creatinine normal level 0.6 to 1.2 mg per dl, total protein 6.2 to 8.1, albumin 3.4 to 5.4, और क्या आया था एग्जाम में आपको? 2. So the range is like very big, 3.4 to 5.4. ALP, these are the liver enzymes. ALP, the answer is 40 to 120 mul. ALT 7 to 56. AST 10 to 40. मैंने इन्हें कैसे लर्न किया था अपने एग्जाम के टाइम पे? मैंने ये 40 याद किया था. 40 ALP 40 40 40, you know, 40. और जो ALT और AST है उनका देखो आप 7 और 10, तो 40 मतलब 7-10 से शुरू होकर 40 तक जाता है. बस ALP 40 से 120 जाता है. नेक्स्ट वी हैव, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALP? अल्कलाइन, ओके, फॉस्फेटेस. नेक्स्ट AST, एस्पार्टेस ट्रांसएमिनेस. ALT, एलेनिन ट्रांसएमिनेस. तो ST और LT का सॉरी जो ये TT है, TT, दिस इज ट्रांसएमिनेस, ट्रांसएमिनेस. एंड P फॉस्फेटेस. ALP अल्कलाइन फॉस्फेटेस, AST एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेस, ALT एलेनाइन ट्रांसएमिनेस. hemoglobin A1C, HbA1c. नॉर्मली A1C आपको डायबिटिक कंडीशन की हिस्ट्री देता है. अगर कोई नॉन डायबिटिक है तो उसका जो जो HbA1c का जो लेवल होगा that will be like in between 4 to 6%. Okay, more than that डायबिटिक. लेकिन अगर कोई आप टारगेट कर रहे हो, ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो आपकी कोशिश 4 से 6% नहीं होती, आपकी कोशिश होती है लेस देन 7%, बस 7 से कम रही उसका, वो टारगेट है. एबनॉर्मल क्या है? मोर देन 6. ओके, सो HbA1c, the normal level is 4 to 6%, that is non-diabetic, but diabetic patients are more than 6%, and what is our target to treat that patient is less than 7%. Next, second last point, we have lipid panel. LDL less than 100 mg per dl, HDL more than 60 mg per dl, total cholesterol less than 200, triglyceride less than 150 mg per dl.
ड्रग लेवल्स की बात करूं तो डिजॉक्सिन 0.5 to 2 नैनोग्राम पर ml इज अ नॉर्मल डिजॉक्सिन सीरम लेवल। ब्लड में इतना लेवल पाया जाना ओके है, थेरेपेटिक लेवल पाया जाना ओके है। कार्बेमेज़ापाइन 4 to 10 मिली माइक्रोग्राम mcg पर ml पाना जायज है। डिलैंटिन 10 to 20 mcg per ml। थियोफाइलिन सेम लाइक डिलैंटिन। फिनोबार्बिटोल 15 से 40 डबल है। लिथियम 0.5 to 1.2 millimole per liter and valproic acid 50 to 100 milli mcg per ml. So these are the normal therapeutic drug levels in your blood if you will assess them. These are the normal. इनसे ऊपर जाना टॉक्सिक लेवल बन जाएगा, so इनसे ऊपर हम नहीं जाते हैं। Okay guys, is that clear? So guys, we have just discussed the normal basics of fluids levels. Now let's discuss the type of fluids. So guys, अगला जो हमारा टॉपिक है that will be the types of fluids. तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले हमने फ्लूइड के बेसिक्स पढ़े। फ्लूइड के हमने पढ़ा कि कौन बैलेंस करता है, कौन इम्बैलेंस करता है, किस किस प्रकार के डिफ्यूजन ऑस्मोसिस होते हैं। So now let's start with the type of solution. So guys, according to the availability of the water, the cell has to face three type of environment. So guys, we have three type of fluids. तीन प्रकार के हमारे पास solutions होते हैं। The number one type is isotonic. The number two is hypotonic, and the number three is hypertonic. Okay? Isotonic का मतलब क्या है? इसे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा. So let me take a screen. Okay. So guys, ध्यान से देखिए. This is a cell, okay, and this is a blood vessel. So रंजना, ये blood vessel में मैंने यहाँ पे उसे कैनुला लगा हुआ है. Here we have cannula, okay. So here we have cannula. Is that clear to everyone? Okay. So here we have cannula. So मैंने पेशेंट को फ्लूइड स्टार्ट किया. मैंने इस ब्लड में 350 मिलीमोल वाला फ्लूइड डाल दिया, और नॉर्मली जो मेरे ब्लड की जो कंसंट्रेशन थी वो बोल रहा है कि भाई मैं बस 300 तक झेल सकता हूँ, 250 से 300, 280 से 300 तक ही मैं झेल सकता हूँ। लेकिन मैंने इसको कितना डाल दिया? 350, विच मीन्स दिस फ्लूइड इज हाइपरटोनिक। दिस फ्लूइड इज हाइपरटोनिक। ये करेगा क्या? सो गाइस, सेल और ब्लड वेसल अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉल्यूट्स हो जाएं, बहुत ज्यादा, ये मेरा नॉर्मल सेल था, नॉर्मल ब्लड वेसल। दिस इज दी ब्लड वेसल एंड दिस इज द सेल। सो मैंने कैनुला लगा के उसको बहुत ही ज्यादा सॉल्यूट इंक्रीज कर दिए उसके किसमें? ब्लड में। नॉर्मली क्या थे सॉल्यूट? नॉर्मल थे, बैलेंस थे, 300 से कम थे और 280 से ज्यादा थे। लेकिन यहाँ पे मैंने सॉल्यूट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, इंक्रीज कर दिए। अब क्या होगा? ऑस्मोसिस, फ्लूइड का शिफ्ट होना फ्रॉम लो टू हाई। सो गाइस, क्या होगा? आपका सेल श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा सॉल्यूट खींच लेगा पानी, सारा का सारा पानी खींच लेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस गाइस, इज दैट क्लियर? perfect. So guys, let me show you one more time. So this is a cell and this is a blood vessel. Hypertonic solution. Okay, so hypertonic solution, low to high movement, shrinkage, and intravascular क्या हो जाएगा? Increase. Is that clear? Perfect. Now next we have the cell and the blood vessels. Now यहाँ पर solute क्या है? बहुत ही कम है। फ्लूइड लो होगा,
ये ब्लड वेसल की बात कर रहे हो, इंट्रा वैस्कुलर इंक्रीज, ओके, वो इंक्रीज हो जाएगा। हाइपरटोनिक सेल को श्रिंक कर देगा और आपके ब्लड के अंदर फ्लूइड को एकदम से लोड बढ़ा देगा। इज दैट क्लियर? कब होगा रंजना ये? जब आईवी फ्लूइड लगाओगे उसको, नॉर्मली नहीं। आईवी फ्लूइड कहाँ लगाया? ब्लड वेसल में लगाया, इसीलिए ब्लड वेसल का ही फ्लूइड क्या हुआ? बढ़ा। किसने, कहां से आया? सेल से आ गया। इज दैट क्लियर? मैंने सेल को कुछ भी नहीं दिया है। आई हैव नॉट disturbed the cell. I have just disturbed the blood vessel. मैंने सेल के साथ तो कोई छेड़खानी करी ही नहीं। Now next we have another type. Okay, so here we have cell and here we have blood vessel. लेकिन अब सॉल्यूट्स क्या है? कम है। नॉर्मल जो मेरा लेवल है उसमें सॉल्यूट्स थे अच्छे खासे, नॉर्मल जो होते वो थे, लेकिन अब मैंने क्या कनेक्शन कर दिया? मैंने क्या डाला कैनुला के थ्रू? हाइपोटोनिक फ्लूइड मैंने उसको इंसर्ट कर दिया, जिसने क्या किया? बहुत ही ज्यादा कम सॉल्यूट्स डाले, जबकि नॉर्मल मात्रा में मेरे सेल में क्या होते हैं? सॉल्यूट्स होते हैं, नॉर्मली पाए जाते हैं, लेकिन इन दोनों के कंपेरेटिवली किसमें ज्यादा है, किसमें कम है? ऑस्मोसिस की मूवमेंट क्या है? तो अब स्वेल क्या हो जाएगा? सेल में क्या हो जाएगी? स्वेलिंग। तो जब भी आप किसी को हाइपोटोनिक फ्लूइड दोगे तो वो क्या हो जाएगा? मोटा। क्या होगा? मोटा। सेल। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर गाइस? नो? somebody said no? Perfect. Now let's see one more time please. So the cell is here, the blood vessel, connect किया मैंने हाइपोटोनिक फ्लूइड, हाइपोटोनिक कनेक्ट किया, यहाँ पर तो फिर भी थोड़ा ज्यादा था, तो मूवमेंट ऑलवेज क्या होती है? लो टू हाई ऑस्मोसिस में। और मूव क्या करता है? फ्लूइड। फ्लूइड मूव करता है हमेशा। तो भाई लो से हाई में क्या हो गई? फ्लूइड की मूवमेंट। तो सेल क्या कर गया? स्वेल। Okay, now the last is your isotonic fluids. Let's see. So we have here cell and blood vessel. Okay, so you can see that isotonic fluid. मैंने कैसा फ्लूइड लगाया? आइसोटोनिक, यानी कि इसकी ओस्मोलैरिटी क्या है? 280 से 300 के बीच में, बिल्कुल मेरे ब्लड जैसी मैच करती है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो जब ओस्मोलैरिटी बराबर है तो क्या कुछ यहाँ आएगा? नहीं आएगा। सो ओनली आपका क्या बढ़ेगा? इंट्रावास्कुलर। देयर विल बी नो चेंज इन द सेल बिकॉज ऑस्मोलैरिटी मेरे ब्लड के साथ क्या कर रही है? मैच कर रही है। सो आइसोटोनिक ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जिनकी ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? ब्लड के साथ मैच करती है एंड दे डोंट डिस्टर्ब, वो बिल्कुल भी क्या नहीं करते हैं? डिस्टर्ब नहीं करते हैं। किसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं? सेल्स को। सो गाइस नाउ हैव अ लुक। According to availability of water, the cell has faced 3 type of environment: isotonic, hypertonic, hypertonic. So you can see hypertonic. In this hypertonic, the solutes are very high. So the water will move from low concentration to high concentration. Who will move? Water will move. तो guys सेल्स में क्या था? कंसंट्रेशन कम था, और आईवी फ्लूइड यानी कि इंट्रावास्कुलरी क्या था? ज्यादा। तो लो कहाँ पे है? सेल में। तो सेल से फ्लूइड निकल के कहाँ चला गया? इंट्रावास्कुलर। नेक्स्ट आइसोटोनिक, कुछ भी चेंज नहीं होगा, नथिंग विल चेंज, नो नथिंग। नेक्स्ट हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में क्या होगा? the fluid inside the intravascular
द सोल्यूट्स आर वेरी लो, सो लो से, और सेल्स में क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर, तो यहां से मूवमेंट कहां हो जाएगी, इधर, किधर, आपके सेल्स में, तो सेल क्या कर जाएंगे, स्वेल, परफेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन। Isotonic. Isotonic are the same and equal tonic concentration of the solutes. An isotonic solution is one in which the concentration of the solutes is same both sides outside the cell. अंदर भी सेम, बाहर भी सेम, तो आप क्यों दोगे? Example 0.9% normal saline, linger lactate, linger solution 5% of dextrose. Guys, अब मुझे कैसे पता चला कि ये isotonics हैं? Because मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ, बाकी आपका होमवर्क है। सो 0.9% की जब आप कॉम्पोजिशन देखेंगे तो 135 आपका सोडियम होता है और 135 आपका पोटेशियम होता है, इनको ऐड करो, कितना आ गया, 270, तो 270 क्या होता है हमारा, आइसोटोनिक। तो इस प्रकार से इनकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो निकाली जाती है और पता लगाया गया है कि इनकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो बिल्कुल सेम मैच करती है ब्लड के साथ। तो आपका होमवर्क क्या है, आपको पता लगाना है आरएल में क्या क्या होता है और 5% डेक्सट्रोज में क्या क्या होता है, और उनको कैलकुलेट करना है और पता लगाना है कि कितनी ऑस्मोलैरिटी निकल के आती है। एंड आई एम डैम श्योर इट विल बी अंडर 300, 250 और 300 के बीच में होगी। ओके, सो इट्स मीन इट्स अ आइसोटोनिक फ्लूइड। कब देना आइसोटोनिक, जब भी हमें इंट्रावास्कुलर बढ़ाना है तब हम देंगे इसको। कब बढ़ाना है इंट्रावास्कुलर, अगर खून बह गया, IV fluid loss, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड लॉस, ब्लड लॉस, क्या दोगे, आइसोटोनिक फ्लूइड, क्योंकि सेल के साथ मुझे कोई छेड़खानी नहीं करनी है। नेक्स्ट, सर्जरीज ऑलवेज आइसोटोनिक। डिहाइड्रेशन, इंट्रावास्कुलर बढ़ाना है, ओनली इंट्रावास्कुलर, तो क्या दोगे, आइसोटोनिक। fluid loss that have been lost extracellularly, एक्स्ट्रासेलुलर में से फ्लूइड लॉस हो तब भी आप क्या दोगे, आइसोटोनिक। एग्जांपल नॉर्मल सलाइन, लिंगर लैक्टेट, आरएल एंड दिस। अब इन पर्टिकुलर में से भी कौन कौन सा देना है, दैट टुडे आई विल सेंड यू द वीडियो विद क्लैरिटी, मेरे व्यूज भी बढ़ जाएंगे और आप वीडियो भी देख लोगे। तो उसमें मैंने बताया कि आरएल कब कब देना है, एनएस कब कब देना है, मतलब नॉर्मली आइसोटोनिक ही दे रहे हो आप, बट आरएल कब देना है, डॉक्टर फ्लूइड किसको बोलते हैं, आरएल को डॉक्टर फ्लूइड बोलते हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, हाइपोटोनिक, जो क्या करने वाला है, सेल को स्वेल करने वाला है, क्योंकि वो इंट्रावास्कुलर से निकाल के कहां लेकर जाने वाला है, सेल के अंदर। सो इन सब का काम क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है गाइस, ताकि क्या बन सके, बैलेंस। अगर अंदर सोल्यूट ज्यादा है तो पानी करके बैलेंस कर दो, तो एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए बॉडी इस मैकेनिज्म को करती है। So concentration of the solution, a hypotonic solution is one in which the concentration of the solute is greater than the cell than the outside. Okay, for example 0.4% normal saline, तो 0.4 यानी 135 का आधा, I think 75 होता होगा, एंड पोटेशियम 135, इसका भी आधा 75, कितना हो गया 140। तो 140 क्या है, हाइपोटोनिक, जिसकी ऑस्मोलैरिटी 250 से कम होती है उसे क्या बोला जाता है, हाइपो, कम। तो आपकी मैंने नॉर्मल सलाइन की कैलकुलेट कर दी 0.4% की, कितनी निकल के आई, लगभग 140, तो ये 200 से क्या है, 250 से क्या है, कम है, तो ये क्या है, हाइपोटोनिक। बाकी का आपका होमवर्क है। Hypotonic solutions, when the cell is dehydrated, not the intravascular, cell is dehydrated, fluid needs to be put back intracellularly, intracellular बढ़ाना है। This happen when the patient develop DK, diabetes ketoacidosis के केस में सेल श्रिंक हो जाते हैं, उनमें करना है। Hyperosmolar hyperglycemia, this is the another name of DKA. And third and the last type of fluid is hypertonic solution. Hypertonic, excessive concentration, excessive solutes inside the intravascular because you have indwelled hypertonic fluid. For example 3% NS, तो अगर 0.9% यानी अगर 1%, लगभग 0.91% ही हो गया, अगर ये 1% 280 होता है या जितना भी मैंने कैलकुलेट किया था, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 24।
840, कितना ज्यादा कंसंट्रेटेड है ये, इट इज मोर देन 300, दिस इज हाइपरटोनिक फ्लूइड। ओके, ये क्या करते हैं, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड आउट फ्रॉम द सेल, सेल को श्रिंक कर देते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल में ऑलरेडी कंसंट्रेटेड फ्लूइड डाल दिया, which the concentration of that fluid is more as compared to the cell, that's why low to high movement, तो low to high movement मतलब कि सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक। कब दोगे आप, जब बहुत ही सीवियर वाटरी डायरिया, वॉमिटिंग, फीवर, पोरली कंट्रोल डायबिटीज, तो आपके सेल्स को आप क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर श्रिंक करना चाह रहे हैं, ताकि कुछ तो आपका इंट्रावास्कुलर इंक्रीज हो फ्लूइड लेवल। तो जब आप इंट्रावास्कुलर बढ़ाना चाहते हो तो आप हाइपरटोनिक भी दे सकते हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है, इसीलिए इसको अंडर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, अंडर डॉक्टर्स ऑर्डर बहुत ही ज्यादा सोच कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत डेंजरस होता है। पोरली कंट्रोल डायबिटीज में आप दे सकते हैं लार्ज बर्न, ओके, लार्जर बर्न एरियाज ऑन द स्किन एंड रीनल डिसीजेस में आप इन्हें देते हैं। ओके, मैनिटोल सुना होगा आपने, मैनिटोल जो सेरिब्रल एडीमा को रिड्यूस करता है, एंड दैट मैनिटोल इज आल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। TPN is also hypertonic. Okay, now guys, next we have normal balance and imbalance. So we have two types of balances, या तो डेफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम या एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम। अगर आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है तो उसे बोला जाता है हाइपोवोलीमिया। उसे क्या बोला जाता है, हाइपोवोलीमिया। कारण ब्लीडिंग हो गया, डिहाइड्रेशन, वो पानी की कमी, वॉमिटिंग और डायरिया, बर्न हो गया, डीके, शब्द सुन रहे हो आप, डीके बार बार, यू विल स्टडी दिस टॉपिक इन योर एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, डायबिटीज के अंदर पढ़ेंगे आप, डायबिटीज इंसिडिपस, अगेन एंडोक्राइन सिस्टम, और इन दोनों का लेना देना एल्डोस्टेरोन के साथ है और एडीएच के साथ है, तो आप इन्हें पढ़ेंगे। नेक्स्ट, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम, फ्लूइड इज लाइक ह्यूज। हेपेटिक फेलियर, लीवर काम नहीं कर रहा है ढंग से, एल्बुमिन का बनाने का काम ही लीवर का था, एल्बुमिन ही नहीं है तो ऑन्कोटिक प्रेशर नहीं बनेगा, ऑन्कोटिक प्रेशर नहीं है तो क्या होगा, हाइपरवोलीमिया, क्योंकि वो फ्लूइड जो वहां रुक रहा था, वो फ्लूइड जो रुक रहा था, अब वो फ्लूइड वहां नहीं रुक रहा, अब वो कहाँ जा रहा है, सेल्स में जा रहा है, तो सेल में स्वेलिंग हो रही है, हाइपरवोलीमिया हो रहा है। रीनल फेलियर, हार्ट फेलियर, जब भी ऑर्गन फेल हो जाते हैं तो फ्लूइड ओवरलोड होता है, क्योंकि हर ऑर्गन का काम था पंप करने का, अब नहीं हो रहा है, तो बॉडी किस में जा सकती है, हाइपरवोलीमिया में, क्योंकि बॉडी आउट नहीं कर रही फ्लूइड को, इसीलिए बॉडी किस में जा रही है, हाइपरवोलीमिया में। चलो देखते हैं क्या क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कार्डियो। कार्डियो में क्या क्या असर पड़ेगा गाइस, अगर कमी होती है फ्लूइड की तो थ्रेडी, पतली होगी, जबकि एक्सेस में बाउंड होगी, मोटी होगी, लेकिन पल्स क्या है, दोनों तरफ इंक्रीज, दोनों तरफ, चाहे एक्सेस है चाहे डेफिसिट है, दोनों तरफ आपकी पल्स क्या कर रही है, इंक्रीज, लेकिन वॉल्यूम डेफिसिट में थ्रेडी है और यहाँ पर बाउंडिंग है। नेक्स्ट, डिक्रीज्ड बीपी, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, यहाँ पर इंक्रीज्ड बीपी, क्योंकि फ्लूइड क्या है, ओवरलोड। फ्लैट नेक, वेन, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंडेड नेक, हैंड वेन्स। डिमिनिश्ड पेरिफेरल पल्सेस, गायब हो जाएंगी, फ्लूइड नहीं है। एलिवेटेड सीवीपी, सीवीपी बढ़ जाएगा। डिसरिथमिया, सेम डिसरिथमिया, क्योंकि एट द लास्ट कौन इफेक्ट हो रहा है, हार्ट। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी, डिजनिया, सेम 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 सेम, बस क्रैकल्स ऐड हो गए, क्योंकि फ्लूइड ज्यादा है तो क्रैकल्स होंगे, बाकी सेम। न्यूरोमस्कुलर, डिक्रीज नर्वस सिस्टम एक्टिविटी, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, फीवर डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस, हेडेक, विजुअल, स्केल्टन, पैरास्थेसिया, स्केल्टन मसल वीकनेस। तो इनमें कुछ खास आपको याद नहीं करना है, नॉर्मल जो आपने पढ़ना है वो पढ़ लो, क्योंकि जब इनके चैप्टर्स हम पढ़ेंगे तो अपने आप चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। रीनल, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, अगर किडनी काम कर रही है तो, अगर किडनी काम नहीं कर रही है तो अगेन डिक्रीज आउटपुट, चाहे वो फ्लूइड बढ़ रहा है चाहे वो कम है, डजंट मैटर। स्किन ड्राई हो जाएगी,
turgor, dry mouth, pitting edema, pale, cool skin. And second last is the gastrointestinal. Decrease motility. क्यों? क्योंकि फ्लूइड क्या है, कम है, तो मोटिलिटी कम हो जाएगी, जबकि यहाँ पे इंक्रीज मोटिलिटी. कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, थर्स्ट, बॉडी वेट इंक्रीज, डिक्रीज बॉडी वेट, ascites, liver enlargement. Is that clear? Perfect. And last we have laboratory findings. Very very important. अब अगर फ्लूइड नहीं है बॉडी में तो ऑस्मोलिटी क्या करेगी? इंक्रीज. गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. अगर आपकी बॉडी में फ्लूइड की कमी है तो सॉल्यूट्स बढ़ जाएंगे. सॉल्यूट्स इंक्रीज. डिक्रीज सीरम ऑस्मोलैरिटी. अगर फ्लूइड ज्यादा है तो हेमाटोक्रिट बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्लूइड क्या है, कम है, तो सॉल्यूट बढ़ जाएगा. BUN बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्लूइड कम है तो सॉल्यूट बढ़ जाएगा. इंक्रीज सीरम सोडियम लेवल. फ्लूइड कम है तो सॉल्यूट इंक्रीज हो जाएगा. इंक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी. फ्लूइड क्या है, कम है, तो सॉल्यूट बढ़ जाएगा, तो वजन क्या होगा सॉल्यूट का, ज्यादा. अगर मैं बोतल से पानी को फेंकूं, उस पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, क्योंकि वो पानी है, सॉल्यूट नहीं है, तो उसका वजन कम है. लेकिन जब उसमें सॉल्यूट आप डाल देते हो तो उसका वजन बढ़ जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है. So when the patient is having fluid deficit, he is in hypovolemia, the urine will be very concentrated, so the specific gravity will be very high. In case of fluid overload, there is a lot of fluid, so the solutes are very less, they are dissolved in the fluid, so now the specific gravity will be low. So guys, this was about fluid volume imbalances, normal fluid volume imbalances. Now let's see the management. कुछ भी नहीं, डेफिसिट है तो फ्लूइड स्टार्ट कर दो. फ्लूइड के टाइप्स अभी भी हमने पढ़े हैं. आइडेंटिफाइड ट्रीटिंग अंडरलाइन कॉजेस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा एक्सपेंडर, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रोडक्ट्स एंड टेंडरमक पोजीशन. एक्सेस में है तो क्या करना है, फ्लूइड को स्टॉप कर दो. सोडियम रिस्ट्रिक्शन. सोडियम रिस्ट्रिक्शन. एक्सेस फ्लूइड है पेशेंट को, फ्लूइड को रोक दो, और सोडियम की क्या करनी है, रिस्ट्रिक्शन करनी है, क्योंकि सोडियम पानी को क्या करता है, खींचता है. जहां सोडियम होगा वहां पानी भी होगा, तो इसीलिए सोडियम रिस्ट्रिक्शन. आइडेंटिफाइड ट्रीटिंग अंडरलाइन कॉज, डायरेटिक्स, बॉडी वेट मॉनिटरिंग. गाइस, ये क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, यहाँ पे मैं इन्हें डिस्कस नहीं करूंगी. ओके, आई विल शेयर द आंसर कीज बिकॉज वी नीड टू कवर अनदर टॉपिक, बट एक बार फिर भी देख लेते हैं. देख लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन है. You have few seconds. Read the question. Okay, let me stop this.